भारत की जो सांस है, भारत की जो सोल है, आत्मा है, वो गाँवों में बसती है। क्या गाँव आज़ादी से पहले की जिस स्थिति में था, क्या इस आज़ादी के 70 सालों के बाद, 75 सालों के बाद क्या हम लोगों ने गाँव को उस प्रकार डेवलप किया या नहीं किया? तो पूरे एरिया में देखने के बाद ऐसा लगा कि सांसद हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन स्मार्ट विलेज नहीं बन पाए। कम से कम अपना देश नहीं बनाया जा सकता है इतनी आसानी से। तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि एक गाँव बनाएं। कि शिक्षा जो मिलनी चाहिए बच्चों को नहीं मिल पा रही है उस तरह से, किस कॉन्सेप्ट के तहत चल रहे? आज गुरुकुल ख़त्म हो गए हैं। कंपटीशन का एक सिस्टम ऐसा बना दिया है कि बच्चा इंग्लिश बोल रहा है तो आप उसको टैलेंटेड समझ रहे हो, प्लस आपकी सारी बुक्स जो हैं इंग्लिश में आ रही हैं। तो ज़रूरतें ऐसी बना दी गई हैं कि अभी तक शिक्षा जो हम लोगों का एक ट्रेंड बन गया है कि कोई भी व्यक्ति विद्वान बनने के लिए एजुकेशन नहीं ले रहा है। हर व्यक्ति को जॉब चाहिए, इसलिए वो एजुकेशन ले रहा है। और गुरुकुल जब पढ़ाई हुआ करती थी तो एवरीबडी सीकिंग कि वो विद्वान बने। तो आज की शिक्षा की जो ज़रूरत है वो जॉब की हो गई है। एजुकेशन जो स्तर है भारत का वो बहुत पीछे चला गया है और ई विलेज का मॉडल इतना दमदार है कि गांव के लोग गांव में ही काम करेंगे और गांव में ही खुशहाली पाएंगे। आगे की आपकी और क्या योजनाएं हैं? ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ बताने की, गाँव ही बताना शुरू कर रहा है कि यस वी आर डेवलपिंग। भारत देश विश्व में ऐसा कोई देश है जिसमें कि सबसे बड़ी स्कीम है स्किल इंडिया की, लेकिन मुझे आज तक एक भी स्किल इंडिया से पढ़ा हुआ व्यक्ति नौकरी मांगने हमारे पास नहीं आया, क्योंकि वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बन जाती है। 80 करोड़ लोगों को सरकार प्रति मंथ राशन बांट रही है चावल, और वही 50 उसमें से और 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकार को राशन बेच रहे हैं। इस तरीके से गडकरी जी ने ईमानदारी से काम किया। हर डिपार्टमेंट को चमकाया जा सकता है, वो भी 5 साल 10 साल के अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज हमारे न्यूज रूम में एक खास मेहमान है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा विषय के बारे में आपको परिचित करवा देते हैं। दरअसल भारत गांवों में बसता है। जो भारत का विकास है वो असल मायने में जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास पूरा नहीं माना जाता है। लेकिन आज के समय में जब भारत हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या हमारे देश में जो गांव हैं वो भी उसी तरह से विकास कर रहे हैं? क्या जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो गांवों में पहुंच रही हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जब तक आधार मजबूत नहीं होगा, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक कोई भी बिल्डिंग मजबूती से खड़ी नहीं हो पाती है। लेकिन आज मैं एक बात बताने वाला हूं। दरअसल हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो हर भारतीय को गर्व की अनुभूति करवाएगा। दरअसल एक गांव के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो गांव आपने सुना होगा मेट्रो सिटीज के बारे में, लेकिन ये पहला गांव है जो मेट्रो विलेज है, यानी कि ई विलेज। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का और दुनिया का पहला ई विलेज है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं पीयूष पंडित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पीयूष पंडित जी को ही इसका श्रेय जाता है, यानी कि जो ये नवाचार है, ये जो सोच है कि हम गांव को ई विलेज बनाएंगे जहां पर हर सुविधा, हर आधुनिक सुविधा, चाहे वो इंटरनेट की हो, चाहे बिजली की हो और चाहे शिक्षा की हो, वो उस गांव में उपलब्ध कराई जाएगी। और ये जो ई गांव है ये उत्तर प्रदेश का जिला है प्रतापगढ़, वहां पर कुंडा जगह है, वहां पर इसका निर्माण हो रहा। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष पंडित जी आपका। ये सोच, यानी कि अगर देखा जाए तो सब मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, शहरीकरण की बात करते हैं, गांवों में बिजली पानी की व्यवस्था की बात करते हैं, ये अभी तक बातें होती हैं। लेकिन आप 10 कदम आगे इस चीज को सोच के ला रहे हैं कि मैं ई विलेज बना रहा हूं। ये सोच कैसे आई और क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है? बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 24 का, सिन्हा जी आपका। और जिस प्रकार अभी आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया अपने राष्ट्र का कि भारत की जो सांस है, भारत की जो सोल है, आत्मा है, वो गाँवों में बसती है। और हम लोग, जाहिर सी बात है कि जन्म हम लोगों का गांव में हुआ है और गांव में होने के बाद हम लोग जो है अपना करियर बनाने के लिए मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, और जब वहाँ पे कुछ सफलता हाथ लगती है तो वहीं पे एक फ्लैट 2 फ्लैट खरीद के अपना जीवन यापन शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत से ये देखने के बाद ये था कि क्या गांव आज़ादी से पहले की जिस स्थिति में था,
क्या इस आज़ादी के 70 सालों के बाद, 75 सालों के बाद क्या हम लोगों ने गांव को उस प्रकार डेवलप किया या नहीं किया। तो इसके प्रयास में बाहर बैठ के ये सोच आई कि क्यों ना, बहुत सारी भारत सरकार की स्कीम आती हैं कि किसी सांसद को बोला गया कि आप लोग एक स्मार्ट विलेज बनाइए। तो पूरे एरिया में देखने के बाद ऐसा लगा कि सांसद हमारे यहाँ बहुत सारे हैं लेकिन स्मार्ट विलेज नहीं बन पाए। तो after the successful of entrepreneurship in New Delhi and abroad also, we have decided that we have to take an initiative by the स्वर्ण भारत परिवार। एक हमारा ट्रस्ट है, उसके माध्यम से ये सोचा गया कि दुनिया को मैसेज देने के लिए कि सबसे पहले एक ऐसा गांव चूज़ किया जाए जो पिछड़ा हो और पिछड़े के साथ साथ उसको दुनिया का पहला मेट्रो विलेज बनाने का प्रयास किया जाए। तो ग्राम सभा अलुआ मई है जो कुंडा तहसील में आता है और हमने प्रयास किया है, वहाँ पे शुरुआत की है। और मोटिव सिर्फ यही था कि जिस जन्मभूमि पे आपका जो है जन्म हुआ है, जिस धरती पे जन्म हुआ है, कम से कम उसको कुछ ऐसा दे के इस दुनिया से विदा लिया जाएगा कि जन्मों जन्मांतर तक लोग उससे प्रेरणा लें। और इस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर अगर एक विलेज को बनाना शुरू कर देता है तो भारत देश एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में बहुत आगे पहुंच चुका है। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, अगर वो सफल होते हैं तो निश्चित तौर पे उनको एक गांव स्वयं को गोद लेना चाहिए। ऐसा एक संदेश मार्केट में जाए, समाज में जाए और व्यवसाय करने वाले सभी उद्यमियों के हाथ में जाए, इसका एक प्रयास है छोटा सा। जब आपने इस चीज़ की शुरुआत की, जाहिर सी बात है कोई किसी भी चीज़ की शुरुआत करता है तो अपने परिवार से, अपने आसपास दोस्तों यारों से बात करता है कि मैं ये नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। आपने जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की कि ई विलेज मैं बनाऊंगा, उसको डेवलप करूंगा जहाँ शिक्षा, बिजली, इंटरनेट, सड़क, सारी चीज़ों की सुविधाएं हों, क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त यार हो, हर कोई ये कहेगा कि भाई आप मेट्रो सिटीज़ में रहे हैं, आप अब्रॉड गए हैं, तो कोई बढ़िया सा वहां काम करिए, क्या आप वापस गांव आ रहे हैं? तो कैसी प्रतिक्रिया थी? नहीं, जितने भी मित्र रहे हैं या रिलेटिव्स रहे हैं, सबका एक विश्वास शुरू से रहा है, क्योंकि गांव से शहर जाना भी एक चैलेंज ही था, चाहे वो पढ़ाई के लिए जाना हुआ हो या फिर करियर बनाने के लिए जाना हुआ हो। तो उन लोगों को भरोसा था कि अगर ये गांव छोड़ के, अपना क्षेत्र छोड़ के शहर गए हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ सफल होंगे। और जब ये 10 साल और 15 साल की जर्नी उन लोगों ने बाहर देखी तो उनको ये एहसास था कि अगर दोबारा गांव में भी वो कदम रखेंगे या यहाँ पे कुछ बनाने का प्रयास करेंगे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा लोगों के लिए मतलब एक ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा उनके लिए कोई कौतूहल नहीं था। लेकिन फिर भी उसके बाद जब चैलेंजेस की बात आती हैं तो हाँ, वो मोटिवेशन नहीं मिलता है, घर परिवार हो या फिर समाज हो, कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना गांव में और बिना रेवेन्यू मॉडल के। तो मेरा ये शुरू से मानना है कि आप 10-15-20 साल अगर पैसों के लिए काम करते हैं और आप अपना एक स्टेबिलिटी यानी फिनेंशियल फ्रीडम आप पा जाते हैं अपने करियर में, तो आपको इमोशनल गोल्स को भी अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे ये गांव डेवलपमेंट करना ये कोई व्यावसायिक प्लान नहीं है, ये रेवेन्यू मॉडल देगा। निश्चित तौर पे वहाँ के लोगों को जॉब मिल रही हैं, गांव के लोगों को 16 से 20 लोग जो है परमानेंट वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे गांव की जो शक्तियाँ हैं, जो ताकत हैं, जो लेबर वर्क है या मिस्त्री का वर्क है, ये सारे लोग हमारे यहाँ पे ही काम कर रहे हैं। तो हमने कम से कम उनका गाँव से पलायन तो रोका ही है, तो उनको फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन जो मूलभूत उद्देश्य ये है कि ये जीवन का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला स्टेप है, जहाँ पे कि ये बिल्कुल समाज को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी रूप में प्रॉफिट लेने के उद्देश्य से गांव में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। ये एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, ये एक अपनी खुद की पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका खुद का सोशल CSR डिपार्टमेंट है जो ये सारा काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय समस्याएं भी आती हैं, लेकिन शुरू से ये मानना रहा है कि अगर आपके उद्देश्य बहुत ही उच्च कोटि के हैं और स्वच्छ हैं, प्लस ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं बिना किसी को दर्द दिए, तो ऊपर वाला होता है और वो दंडी स्वामी साथ हैं। उन्हीं की कृपा से सारी चीज़ें पूरी होती जा रही हैं। प्लस माताजी का आशीर्वाद हमेशा रहा है, पिताजी का आशीर्वाद है, आज भी है, उनका संरक्षण प्राप्त है। तो जो भी कार्य होता है, और मेरा ये शुरू से मानना है कि जब आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं लगता है, आपके किसी काम को लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यानी आप किसी भी प्रोजेक्ट की कॉपी कर रहे हैं।
लेकिन जब आप नवाचार की बात कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर प्रश्न ना उठे तो इसका मतलब आप कुछ नया कर नहीं रहे हैं। तो प्रश्न उठते हैं और प्रश्न का जवाब काम देता है, बोलने की आवश्यकता वहाँ पे नहीं होती है। मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा था कि कोई भी इंसान काम करता है, कोई काम शुरुआत करता है तो उसका प्रेरणा स्रोत होता है, कहीं से उसको प्रेरणा मिलती है। आपका काम बिल्कुल नया, बिल्कुल डिफरेंट है। कहाँ से प्रेरणा मिली? और दूसरी चीज़, क्या बचपन आपने जैसा कि बताया कि कुंडा में आपकी जन्मस्थली है, गांव में आप पैदा हुए, बचपन वहीं बीता, तो कुछ ऐसा बचपन से कोई बात थी जिससे प्रेरणा मिली, या उसने आपके कहीं ना कहीं दिल को टच किया कि भाई हमें ये चीज़ करनी है? एक गुरुजी थे हमारे, जब क्लास 8 में था तो पीडी तिवारी गुरुजी थे, अब स्वर्गीय हो गए हैं वो, और टीपी इंटर कॉलेज है कुंडा में, तो वो पढ़ाया करते थे हम लोगों से। तो एक बार 8वीं क्रॉस करने के बाद, यानी 98 की बात मैं बता रहा हूँ, 1998 की, गुरुजी ने ये सारे बच्चों को बैठा के पूछा था, क्योंकि 8वीं के बाद ही ये डिसाइड होता था उस समय कि आपको मैथ से 10th में जाना है, 12th में आपको करियर क्या बनाना है। तो सभी लड़कों का एक कॉमन सा था, कोई इंजीनियर की बात करता था, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा था, कोई कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहा था, कोई टीचर बनना चाह रहा था। सबके अपने अपने उद्देश्य सामने थे। और मैं बड़ा लास्ट में मुझसे पूछा गया कि क्या बनना चाहते हो, तो मेरे मुंह से निकला था कि सर, मैंने कहा सर मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा देश हो जहाँ पे जो हम लोग इंडेक्स पढ़ते हैं, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, या फिर एसडीजी का इंडेक्स हो, एम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स हो, तो वर्ल्ड वाइड एक रैंकिंग निकलती है भारत की। तो उस समय नया नया मैंने पढ़ा था। मैंने कहा इसमें मैं स्थिति देख रहा हूँ कि 195 देश रजिस्टर्ड हैं और भारत की संख्या 100 के बाहर है हर एक चीज़ में। तो मैंने कहा एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पे कि हम टॉप 5 में तो हमेशा रहें। तो मैंने कहा फिर मैं पैसे की बात करता हूँ, सिक्के की बात करता हूँ, तो सर हमारे साथ हमारे ये मित्र पढ़ रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ है, ये बाइक से आते हैं, हम लोग सर साइकिल से चले जाते हैं। तो इतना सिक्का होना चाहिए और ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे कि सारी चीज़ों में 100% हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो हैप्पीनेस की बात हो, किसी को फैसिलिटीज़ चिकित्सा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इन सब चीज़ों में 100% चीज़ें होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल कि 100 लोगों का एक देश है और 100 लोग रोजगार से फुल हैं, पैसे कमी क्या होती है उनको पता ना हो, तो इसका एक बेसिक मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे वहीं से एक प्रेरणा मिली कि कम से कम अपना देश नहीं बनाया जा सकता है इतनी आसानी से, तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि एक गांव बनाएं। तो ई विलेज एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे भविष्य में वहाँ का हर एक महिला, हर एक पुरुष, हर एक बच्चा, वो कभी ये चिंता नहीं करेगा कि उसके माँ बाप आएँ और एडमिशन कराएं तो बच्चे को फीस जमा करना है, या किसी की तबीयत खराब हो जाए और कोई भी कार्ड काम ना कर रहा हो, चाहे वो सरकार का हो या प्राइवेट का हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे जो हो, तब भी वो आसानी के साथ, क्योंकि वो हमारे ई विलेज का हिस्सा है, हमारे उस कम्युनिटी का हिस्सा है जिसको कि हम एक देश की तरीके से संवैधानिक रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रयास है और प्रेरणा सिर्फ यही है कि हम लोग देश नहीं बना पा रहे हैं, अगर हालांकि वो ड्रीम है जीवन में, अगर भगवान की इच्छा ऐसा है कि हाथों से ऐसा काम हो तो देश बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है। अभी तो जितने एम्प्लॉई या जितने हमारे सेवा दल में लोग काम कर रहे हैं, उससे छोटी संख्या के कई सारे देश हैं जो रजिस्टर्ड हैं यूनाइटेड नेशंस में। तो एक देश बनाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हाँ, लेकिन एक गांव बनाना एक लक्ष्य रखा गया है कि 2028 तक फेज़ 1 हम ई विलेज बना देंगे। और इस प्रेरणा के साथ कि अगर हम लोग एक शहर, एक देश नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम एक ऐसा विलेज बनाएं जिस विलेज के इंटायर रहने वाले सभी लोगों को आप माइक लेके जाएं, वहाँ पूछें कि आपका बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत अच्छे से जवाब दें। महिलाओं से बात की जाए अगर कि क्या महिलाएं रोजगार उनको मिला हुआ है, तो वो कहें कि यस, जितना हमारे घर का पुरुष हमारे गांव में रह के ही पैसा कमा रहा है, उतना ही महिलाएं भी उद्यम के माध्यम से पैसा कमा रही हैं। ऐसी सोच के साथ हम लोगों ने ये प्रयास किया है। अच्छा, जो आपका कॉन्सेप्ट है इसमें शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और आप उस शिक्षा के, क्योंकि अगर गांव के हम बात करें तो वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी कमी नज़र आती है। ये आज का मुद्दा भी है कि शिक्षा जो मिलनी चाहिए बच्चों को नहीं मिल पा रही है उस तरह से।
आप किस कॉन्सेप्ट के तहत चल रहे हैं? उनको किस तरह की शिक्षा मिलेगी कि उनको प्राइवेट स्कूल या फिर कह सकते हैं कि शहरों की तरफ जिस तरह से अब तो बच्चों का भी पलायन होने लगा है, छोटे छोटे बच्चे भी शहरों में अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट में इसको कितनी जगह दी गई है? देखिए, ये 70 सालों में जो हम लोगों ने एजुकेशन के ऊपर काम किया है, उससे ये क्लियर होता है कि आपने पाश्चात्य शैली को कॉपी करने की कोशिश करी है। आज गुरुकुल खत्म हो गए हैं, आपने देखा होगा गुरुकुल देखने को नहीं मिलते। मैं अगर लखनऊ की बात करूं, गाजियाबाद की बात करूं तो शायद ही कहीं एक आध गुरुकुल हो, लेकिन अगर कॉन्वेंट स्कूल की बात करूं तो हजारों की संख्या में आपको कॉन्वेंट स्कूल मिलेगा। अब जब आपने एक कंपटीशन का एक सिस्टम ऐसा बना दिया है कि बच्चा इंग्लिश बोल रहा है तो आप उसको टैलेंटेड समझ रहे हो, उसकी भाषा में एक फ्लुएंसी है तब आप उसको बहुत टैलेंटेड समझ रहे हो, प्लस आपकी सारी बुक्स जो हैं इंग्लिश में आ रही हैं। अगर आपको मैथ भी करना है तो मैथ हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। तो आपने एक ऐसी ज़रूरत बना दी है, करियर बनाने में ऐसी ज़रूरत बना दी है कि भविष्य लोगों को गांव के स्कूल में पढ़ाने से बेहतर, क्योंकि गांव में पढ़ाने के बाद रेयर चांसेस हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, बहुत सारे आईएएस गांव के पढ़े हैं, तो मैं आपको एक उसका एग्जांपल देता हूं कि दुनिया, भारत देश आईएएस, पीसीएस या गवर्नमेंट की नौकरी से ही नहीं चल रहा है। आप ये हमेशा समझ लीजिए, 93% से ज़्यादा जॉब जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की हैं पूरे भारत में। और उसमें गांव का जो पढ़ा हुआ बच्चा है, अपना ही एग्जाम्पल लेके देखूं कि अगर मैंने गांव में थोड़ी सी पढ़ाई करी है और इलाहाबाद अगर नहीं गया होता, आज के प्रयागराज में अगर हम लोगों ने कदम नहीं रखा होता, एक गांव से प्रयागराज सिटी में जाके थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करी, और वो भी उतनी मजबूत नहीं थी कि दिल्ली एनसीआर जैसी जगह पे जाके हम अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएं। सपोज दैट आपने कुछ पूछा और मुझे आता है, अगर पूछा आपने इंग्लिश में और सुनना भी आप चाहते हो इंग्लिश में, तो उस चीज़ों को बताने में असमर्थ थे, आपने टिक कर दिया, फेल हो गए। तो जब मूलभूत जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज दैट एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे वहाँ पे बैठ के बात करना है, और वो जो कम्युनिकेशन का पावर है वो नहीं है मेरे पास में, भले मुझे वो चीज़ें पता है, तो आप तो मुझे रिजेक्ट करेंगे। तो ज़रूरतें ऐसी बना दी गई हैं कि ग्रामीणांचल के जो स्कूल हैं, चाहे सरकारी स्कूल की बात करूं या छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल की बात करूं, वो ऐसी शिक्षा, वैसे कंपटीशन के दौर में आपको तैयारी नहीं करा सकते हैं कि आप बाहर जाके फाइट कर सकें। इसलिए आज विकास प्राइवेट स्कूल का हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। रही बात सुधार की, तो सरकारें प्रयास कर रही हैं सरकारी स्कूल में भी सुधार कराने के बारे में, लेकिन जो ज़रूरतें हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, आप वो पूरा नहीं कर सकते हो। एनईपी से काफ़ी चेंज आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार ने लॉन्च करी है 2020 में, काफ़ी ऊंचा प्रयास किया है, लेकिन कह रहे हैं कि अब लॉन्चिंग होना और उसका एग्जीक्यूशन होना, ये सब भारत देश में इतनी आसानी से बातें नहीं है। तो फिर से एक बार ये बात दोहराना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता रखना चाहते हैं तो उसके आगे तक की जर्नी, रीज़न बिहाइंड ये है कि भारत देश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। यहाँ पे आपको रोजगार परक चीज़ों चलाने की आवश्यकता है। एक ट्रेडिशनल 10वीं 12वीं तक लड़का जो है 18 क्रॉस कर चुका होता है, 16 से 18 साल के बीच में पहुँच जाता है। उस समय से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखना शुरू हो जाती है, उसके घर की स्थिति दिखना शुरू हो जाती है। तो अब वो मॉडल नहीं लॉन्च करने की ज़रूरत है। आप 8वीं के बाद ही वो प्रोफेशनलिज्म, बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, व्यावसायिक दृष्टिकोण की पढ़ाई लिखाई शुरू कराइए। अभी तक शिक्षा जो हम लोगों का एक ट्रेंड बन गया है कि कोई भी व्यक्ति विद्वान बनने के लिए एजुकेशन नहीं ले रहा है, हर व्यक्ति को जॉब चाहिए, इसलिए वो एजुकेशन ले रहा है। और गुरुकुल जब पढ़ाई हुआ करती थी तो एवरीबडी इज सीकिंग कि वो विद्वान बने, क्या बने, विद्वता हासिल करे, चाहे वो जिस सब्जेक्ट में हासिल करे। लेकिन आज की पढ़ाई सिर्फ इतने तक सीमित हो गई है कि 12वीं के बाद ये कर लेना है, फिर ये कर लेना है, मार्केटिंग की जॉब कर लेंगे, एचआर की जॉब कर लेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन विद्वता हासिल करने के लिए नहीं है। रीज़न क्या है कि भाई ज़रूरत है, पहले इतने खर्चे नहीं थे, पहले इतना कंपटीशन नहीं था। तो आज की शिक्षा की जो ज़रूरत है वो जॉब की हो गई है। अपने जीवन को यापन करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए शिक्षा ली जा रही है। पहले ऐसा नहीं था, हम शिक्षा इसलिए ले लिया करते थे कि हमें शिक्षा दूसरों को देना है, और धीरे धीरे वो गुरुकुल ख़त्म हो गया है। तो सरकारें प्रयास में हैं, लगी हैं सब, लेकिन जो स्पीड है काम करने की, 70 सालों में जो विकास क्षेत्र दिख रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट का भारत का, अभी 100 के बाहर हैं हम लोग।
195 देश हैं, भारत सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके बावजूद भी शिक्षा में 100 के बाहर हैं हम लोग। एडुकेशन जो स्तर है भारत का वो बहुत पीछे चला गया है। तो इसके सुधार करने के लिए अब ई विलेज जैसे बनाया गया है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एजुकेशन मॉडल लॉन्च किया गया है। एक ऐसा स्कूल जहाँ पे अगर आप के बच्चों के पास धन नहीं है तो किसी भी प्रकार की फीस आपसे चार्ज नहीं की जाती, फ्री एजुकेशन है पूरा, आप आइए और वहाँ पे पढ़िए। ये बहुत बेहतर है। आप स्किल आधारित शिक्षा की बात करते हैं कि स्किल भी पढ़ाई जाए, और जो ई विलेज है आपका, उसमें किस किस तरह की चीज़ें, शिक्षा आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उस पर हमको काम करना है, और कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, रोजगार और शिक्षा की आपने बात कर ही दी है, प्लस चिकित्सा, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी के भी जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं। अगर आपके पास अच्छा एजुकेशन है तो ऑब्वियसली आप अपने सेहत का ध्यान रख सकते हैं, और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो निश्चित तौर पे आप रोजगार कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं, आज भी हैं, और आने वाले समय में मैं इस विचार में हूँ कि हमारे इस ई विलेज से संबंधित कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो अभिभावक हों, किसी के पास ये समस्या नहीं रहेगी कि उनको महीने में जो उनके खर्च हैं उसके लिए उनको मुंबई और या फिर विदेश या फिर दिल्ली या फिर किसी भी मेट्रो सिटीज़ की तरफ रुख करना पड़े या भट्ठा कमाने जाने की आवश्यकता, ऐसा नहीं। वो सारा अरेंजमेंट अपने एडुकेशन के मॉडल पे इतना दम है, और ई विलेज का मॉडल इतना दमदार है कि गांव के लोग गांव में ही काम करेंगे और गांव में ही खुशहाली पाएंगे। किसी को भी अपने परिवार को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। घर परिवार के साथ रहते हुए आप हैप्पीनेस इंडेक्स में 100% के साथ ज़िंदगी जिएंगे। आपका जो काम है, जो आपका विज़न है, जो आपका मिशन है, वो तारीफ़े काबिल है, क्योंकि कोई नई चीज़ किसी भी समाज में, कोई नई चीज़ लाना, वो नई चीज़ जो पूरे विश्व में अब तक ना सोची गई हो, तो लगता है कि आपका विज़न और मिशन काफ़ी बड़ा है। और साथ में जब हम आधार की बात करते हैं, भारत के आधार की, शिक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है, चिकित्सा बहुत ज़रूरी हो जाती है, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, बिजली पानी की बहुत ज़रूरी हो जाती है, और आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें हर चीज़ को शामिल किया गया है। आगे की आपकी और क्या योजनाएं हैं इससे ही संबंधित, किस तरह से इसको और आगे प्रसारित और प्रचारित करना है? देखिए, ई विलेज एक सेल्फ एडवर्टीजमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसको कि ई विलेज स्वयं को अपने आप को बोल रहा है। जैसे मैं कभी भारत सरकार की बात आती है, मीडिया के बंधु पूछते हैं कि आप किस मिनिस्ट्री को देखते हो बदलते हुए, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि शिक्षा की बात अगर आती है तो मुझे बदलाव कागज़ों पे दिखता है। कृषि की बात आती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भारत सरकार की, तो मुझे लगता है कि किताबों पे देखने को मिलती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है तो मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट्स आती हैं उसको पढ़ने से लगता है कि हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट सरकार का है जिसे आदरणीय नितिन गडकरी जी लीड कर रहे हैं, रोड डिपार्टमेंट। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग मुंबई जा रहे थे दिल्ली से, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि भारत का ये डिपार्टमेंट डेवलपमेंट होता जा रहा है। उसके बाद फिर लखनऊ आना हुआ, लखनऊ के बाद अयोध्या जाना हुआ, उसके बाद प्रयागराज जाना हुआ, तो रोड बोल रही हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है डिपार्टमेंट का। तो इसी तरीके से ई विलेज, ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ बताने की, गांव ही बताना शुरू कर रहा है कि यस वी आर डेवलपिंग। और ये सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट स्किल्स है कि आपके काम को आपको बताना ना पड़े। मैं जल्दी किसी भी पॉडकास्ट में या किसी मीडिया बंधु से या फिर किसी पेड चैनल के माध्यम से मेरा कभी विजिट नहीं हुआ है, ना मैंने कभी एक होर्डिंग तक हमने नहीं लगवाई है आज तक। जो भी लगा होता है कैंपस के अंदर लगा होता है। तो ये प्रयास है कि जब आपके काम बहुत अच्छे हो जाएंगे, बोलने लगेंगे, काम बोलने लगेंगे, तो आपका प्रचार प्रसार होगा। और ये इंस्पिरेशन सिर्फ हमारे आप तक सीमित नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि सरकारें भी इस मॉडल को अलाउ करें। उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। 1952 के बाद जो है ग्राम सभा का गठन हुआ है हमारे यहाँ भारत देश में, और 92 के बाद में ग्राम सभा को ठीक ठाक छोटा मोटा पैसा अलॉट होने लगा था। सरपंच रहें, मुखिया रहें या प्रधान हों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उपाधि है। कहीं सरपंच हैं पंजाब साइड में, और मुखिया बिहार झारखंड में हैं, उत्तर प्रदेश में प्रधान का पद है। ऐसे पद बनाए गए, तो एक ग्राम सभा बनाई गई, ग्राम को जोड़ा गया मिनिस्ट्री के साथ में। मिनिस्ट्री के साथ जोड़ने के बाद अब अगर 2002 के बाद बात की जाए
या एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज दैट आप किस जिले से हैं? मैं तो लखनऊ से ही हूँ। कोई गांव भी हो? हाँ, क्या नाम है गांव का? रायबरेली जायस। जायस एक गांव है। जायस के ऊपर एक आप अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए कि आरटीआई एक आप करिए कि जब से हमारी ग्राम सभा बनी है और सन 2025 तक हमारे ग्राम के विकास के लिए आज तक सरकार ने कितना पैसा दिया है। तो मैं आपको यहाँ बैठे बैठे बता दे रहा हूँ कि आपके जायस गांव को कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा, या कम हो, बड़ा अगर गांव है तो मैं 100 करोड़ मिनिमम कह सकता हूँ, आज तक सरकार ने डेवलप करने के दिया है। और आपके जायस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 घर होंगे। 1000 घर की सोसाइटी बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए इनफ है, जिसमें आप बिजली दे सकते हो, उसमें एक अच्छा प्राइवेट स्कूल दे सकते हो और हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ रोजगार के संसाधन दे सकते हो, सिर्फ 50 करोड़ रुपए में। तो यहाँ पे ये सीखने वाली बात है कि सरकार नियमित तौर पे गांव को विकास करने के लिए पैसा देती जा रही है, लेकिन एक सड़क को बनाने के लिए 5 साल में 5 बार पैसा देती है, एक खड़ंजा बिछाने के लिए 50 बार देती है। तो जब तक ये सारी चीज़ें हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, ये पैसा क्योंकि हमारी आपकी हार्ड अर्निंग मनी ही है, जो हम आईटीआर जमा कर रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ इनकम का टैक्स बन रहा है, हम उसको सरकार को दे दे रहे हैं, तो उसी के रूप में राशन बट रहा है। भारत देश विश्व में ऐसा कोई देश है जिसमें कि सबसे बड़ी स्कीम है स्किल इंडिया की। ऐसा कोई पूरा वर्ल्ड वाइड, मैंने तो पूरा रिसर्च किया हुआ है, किसी भी देश में ऐसी स्किल की स्कीम नहीं है। लेकिन मुझे आज तक एक भी स्किल इंडिया से पढ़ा हुआ व्यक्ति नौकरी मांगने हमारे पास नहीं आया है, क्योंकि वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बन जाता है। शायद 10-5% उसका सक्सेस रेशियो हो, जहाँ पे अरबों खरबों खर्चा आप करें सरकार और 10% सक्सेस मिले, तो मैं तो इस बात को बिल्कुल मानता नहीं हूँ। उसके बाद अभी राशन की बात मैंने कर दी कि सुधार कैसे हो सकता है। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ किसान होंगे। कितने? 50 करोड़, इससे कम नहीं है। जो रजिस्टर्ड एग्रीकल्चर चलाने वाले हैं, जिनके पास 1-2 बीघे से ज़्यादा खेत है, वो 50 से 80 करोड़ के करीब लोग हैं, जो धान उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, अलग अलग प्रकार की खेतियां करते हैं और सरकारी खाद्यान्न यानी कि जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसको सेल करते हैं। जैसे ब्लॉक में लगता है ना कि धान का इस बार रेट क्या, गेहूं का रेट क्या, तो लोग आप जाके वहाँ पे बेच के चले जाते हैं। इस बीच में सरकार ने एक योजना निकाल दी कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। निकाली सरकार ने, आप सभी लोगों ने देखा होगा आराम से। तो 80 करोड़ लोगों को सरकार प्रति मंथ राशन बांट रही है, चावल, और वही 50 उसमें से और 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकार को राशन बेच रहे हैं। अब आप समझिए कि कितना बड़ा ये एक विरोधाभास है कि जब मैं कोई चीज बेच सकता हूँ, यानी मेरे पास है, तो मैं कैसे हकदार बन सकता हूँ उस चीज को लेने के लिए। अब आप बताइए पैसा कहाँ से आता है? 80 करोड़ लोगों को 4 किलो 5 किलो हर महीने गेहूं मिलना, आटा मिलना, और एक एक परिवार में 5-5 लोगों को राशन मिलना, ये कहाँ से पैसा आ रहा है? यही पैसा लगना चाहिए था उनके एडुकेशन में। जो आप ये दुनिया की सबसे बड़ी ये हंगर प्रोग्राम है, आप ये समझ लीजिए, ये साबित करता है कि भारत की स्थिति ये है कि यहाँ पे 80 करोड़ लोग हैं जो भूखमरी से जूझ रहे हैं। विश्व गुरु आप बनाने की बात कर रहे हो, योर स्कीम इज टेलिंग, आपकी ये स्कीम बता रही है दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कि भारत की स्थिति कितनी पीछे चली गई है। और लेकिन मैं अगर इसको सही से वैलिडेशन की बात करें तो भारत देश में 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे, मात्र 10 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनको की राशन की ज़रूरत है, जिसको सरकारों को मदद करना चाहिए। यहाँ पे तो आप उन्हीं से खरीद के और उन्हीं को ज़मीन दे वो वापस कर रहे हो, राशन खरीद रहे हो 18 रुपये में, दे रहे हो 1 रुपये में या फ्री में। तो यही सबसे चीज़ें जो है सरकार को देखने की आवश्यकता है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। रोड पे मिनिस्ट्री ने देखिए कितनी ईमानदारी के साथ किया है कि आप जिधर भी चले जाइए, मैं साउथ की बात कर रहा हूँ, मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, हम आप तो पूर्वांचल में हैं, यूपी में हैं या दिल्ली NCR में, यहाँ से कनेक्टिविटी तो देखने को मिल रही है, लेकिन आप किसी भी कोने चले जाइए, वो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि यस वी आर वर्किंग। इसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट को ज़रूरत है, जिस तरीके से गडकरी जी ने ईमानदारी से काम किया, हर डिपार्टमेंट को चमकाया जा सकता है, वो भी 5 साल 10 साल के अंदर। शिक्षा का भी नंबर आ जाए, मैं भगवान से प्रे करता हूँ, स्वास्थ्य का भी नंबर आ जाए कि हम लोग बीमार हों तो सीधे सामुदायिक केंद्र जाएं, ना कि हम जो उस एरिया की कोई सिटी हॉस्पिटल जाएं। तो ये सब तभी हो सकता है जब कोई लगनशील व्यक्ति आए। पैसे की कमी भारत देश में नहीं है।
युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत छोटा सा संदेश है कि 3% नौकरियां जो हैं सिर्फ सरकारी हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। 18 साल के बाद अपने आप को इतना स्किल्ड ओरिएंटेड बना लीजिए कि आप 10-15 लोगों को रोज़गार देने का प्रयास करिए। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ 2030 में भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयड कंट्री कहलाएगा। और यहाँ हम लोग जो आईफोन लेके या फिर कोई भी मोबाइल फ़ोन लेके सड़क पे पैदल चलते हुए बातें कर सकते हैं, स्थिति हमारी अफ्रीकन की कुछ ऐसी कंट्रियों के साथ हो जाएगी कि वहाँ आप मोबाइल बाहर भी निकालते हो कि कब आपका गायब हो जाता है पता नहीं, क्योंकि ये मजबूरी बन जाएगी। आज आपने रिसाइकिल देखी होगी कि मच्छर को छिपकली खा रही है, छिपकली को कोई बर्ड पकड़ के उठा लेके चला जा रहा है। तो ये मानव में भी ऐसा होना शुरू ह्यूमन में। एक कमज़ोर व्यक्ति पतला दुबला जा रहा है तो हट्टा कट्टा वाला उसको मार के छीन के सामान खोजना शुरू कर देगा, क्योंकि फिर सर्वाइवल की कहानी आ जाएगी। हमारे पास जब कुछ नहीं है तो आप पीछे चले जाइए। इंसान को मार के खा जाता था, भूख ऐसी चीज़ है। तो इसको बचाने के लिए युवाओं के हाथ में, युवाओं का देश है भारत, और इसमें आप अपने आप को स्किल्ड बनाइए। 18 साल से पहले बना लीजिए। आप जो भी आप बनना चाहते हो 8वीं क्लास के बाद डिसाइड कर लीजिए और किसी भी क्षेत्र में करिए। 3% की चीज़ों के लिए आप सरकार से लड़िए मत कि आपको आरक्षण मिल जाए, आरक्षण ना मिले, इसकी लड़ाई मत लड़िए। सिर्फ अच्छा एडुकेशन ले लीजिए 18 साल तक, उसके बाद आप फुली कमिटेड हो जाइए कि आपको ऐसे वर्क करने हैं जिससे आप अपना जीव को उपार्जन कर सकें, भारत देश की आर्थिक स्थिति को सुधार करने में कुछ आप उसमें मदद कर सकें। ऐसा कुछ अपना एम और ऑब्जेक्टिव सेट कर लीजिए। मैं बता रहा हूं कि जीवन में आप किसी भी सरकारी नौकरी करने वाले पेशे वाले व्यक्ति से 100 गुना अच्छी ज़िंदगी अपने परिवार की भी बनाएंगे, अपने क्षेत्र की भी बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ पीयूष पंडित जी, जिनका जो ई विलेज योजना है उसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। और जिस तरह से इन्होंने बात की शिक्षा की कि ई विलेज में जो शिक्षा का जो आधार होगा वो बेहद मजबूत होगा, स्किल आधारित शिक्षा दी जाएगी, चिकित्सा, मूलभूत सुविधाएं, और जिस तरह से मेट्रो सिटीज़ में सुविधा दी जाती है उसी तरह से ई विलेज में, जिससे पलायन बड़ी संख्या में जो गाँवों से होता है वो रुकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांवों में स्किल्स की कमी नहीं होती है, स्किल्स होते हैं, स्किल होती है लोगों में, तभी वो शहरों में जाकर रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन अगर उनको अपने घर के पास, अपने गांवों में ही सुविधाएं मिलने लगे तो जाहिर सी बात है वो बड़े स्तर पर जो पलायन है वो रुकेगा। और पीयूष पंडित जी ने बताया, युवाओं को जो संदेश दिया वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि लगभग 3% के लगभग सरकारी नौकरियां हैं, और सरकारी नौकरियों में भागकर, उनके पीछे भागकर अपना समय ज़ाया ना करें, बल्कि वो स्किल डेवलप करें अपने अंदर, जिससे आप खुद तो रोजगार पा सकें, साथ में ही रोजगार 15-20 लोगों को दे भी सकें। बहरहाल दोस्तों, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।